दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गत दिवस आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा कर ही दी। ये मामला लगभग 1 साल से अटका हुआ। दोस्तों, इतना समय कांग्रेस हाईकमान को सीएलपी लीडर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनने में क्यों लगा? इसका मतलब सीधा सा है कि मामला बहुत उलझा हुआ था और कांग्रेस हाईकमान जातिगत आंकड़ों को उठाकर तोल रही थी कि किस जाति वर्ग समुदाय से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि कांग्रेस पहले से ज़्यादा और मजबूत हो सके। तो दोस्तों, इस नीति को ध्यान में रखते हुए उधर जाट समुदाय जो 28% है, उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा में बनाया गया है, जिससे कि जाट टूटकर अभय चौटाला की इनेलो की तरफ न जाएं और कांग्रेस के साथ बने रहें। उसके साथ ही राव नरेंद्र सिंह, जो दक्षिण हरियाणा का जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा है, और राव नरेंद्र सिंह ओबीसी समुदाय से आए, इस बार कांग्रेस हाईकमान ने ओबीसी समुदाय पर दांव खेला है और इसकी भी वजह बड़ी जायज़ सी है। अब कांग्रेस ये समझ रही है कि जिस तरीके से भाजपा ने ओबीसी को अपना मुख्य वोट बैंक बनाकर सत्ता पर कब्जा किया है, जब तक कांग्रेस भी ओबीसी को अपने पाले में नहीं लाएगी, उनको अपने पाले में लाने में सक्षम नहीं होगी, तो कांग्रेस को सत्ता में लौटना मुश्किल है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में भी ओबीसी की अच्छी खासी तादाद, इनका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा तो सरकारी नहीं है, क्योंकि जातिगत गणना हुई नहीं है और 2011 के बाद वैसे भी मतगणना नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं, उनका कहना है कि हरियाणा में ओबीसी की संख्या 30 से लेकर 35% तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 28%, 27% जाट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे और 30-35 ओबीसी समुदाय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ओबीसी समुदाय से बनाने से जुड़ पाएगा। अब आप सोचेंगे कि हरियाणा में ऐसी कौन कौन सी मुख्य जातियां हैं ओबीसी की, जिनको जोड़कर कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस को सत्ता में लौटाना चाहता है। दोस्तों, वैसे मुख्य रूप से तो दक्षिण हरियाणा की अहीर यादव या राव अहीर, ये जो अपने सरनेम लगाते हैं, सबसे बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है, जो खासकर दक्षिण हरियाणा में निवास करता है। और ये गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर में इनकी ज़्यादा आबादी है। लेकिन जो मैंने नाम गिनाए, ये उस पैरेलल तरीके से उसी रेशों में पूरे हरियाणा में नहीं है। वैसे आप ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा में ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं जिन पर एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। तो दोस्तों, अहीर यादव तो पहला मैंने नंबर बता दिया। दूसरे नंबर पर है गुर्जर समुदाय। दोस्तों, गुर्जर समुदाय भी ओबीसी में, हालांकि जो हरियाणा का सबसे बड़ा जाति समुदाय है जाट समुदाय, वो भी वर्षों से जाटों को आरक्षण के लिए, उन्हें ओबीसी समुदाय में शामिल करने के लिए संघर्षरत रहा है और समय समय पर आंदोलन करता रहा है। और यदि हम वर्णों के हिसाब से देखें तो जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है,
जो वैश्य नहीं है, वो सारे समुदाय शूद्र में आते हैं। अब उन्हें ओबीसी कह लीजिए, दलित कह लीजिए, आदिवासी कह लीजिए, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़कर जो ये चौथा अंतिम वर्ग है मनुस्मृति के अनुसार, जब तक ये सारा वर्ग एक मंच पर राजनीतिक तौर पर इकट्ठा नहीं होगा, तब तक ये वर्ग सत्ता में नहीं आ सकता। यानी इसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सीएम देश भर में बड़ी तादाद में नहीं बन सकते। इस राय से हर एक कोई जानता है कि अब जो देश में जितने भी राज्य हैं, उनमें जितने भी सीएम हैं, ज़्यादातर ऊपर के तीन वर्णों से ही आते हैं। और जो ये चौथा वर्ण मैंने गिनाया, इसमें से बहुत कम संख्या ऐसी है जो राजनीति में टॉप के पदों पर पहुंच पाती है। दोस्तों, ये बात न केवल राजनीति में लागू होती है, बल्कि व्यापार और नौकरियों में भी ये बात लागू होती है। ऊपर के तीन वर्णों के लोग ही सब प्रमुख नौकरियों में छाए रहते हैं और जो सारे फैसले लेते हैं, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वो सारे लगभग उन्हीं वर्गों से आते हैं। और इसको छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लगभग इन तीनों ऊपर वाले वर्णों में से ही बनते हैं। तो ये एक अघोषित तथ्य है और सत्य है। तो कांग्रेस भी अब इस तथ्य को समझ रही है कि जिस ओबीसी समुदाय के दम पर भाजपा इतने वर्षों से सत्ता में काबिज रही है, यदि उन्होंने उनको अपने साथ नहीं जोड़ा तो हरियाणा क्या पूरे देश में सत्ता में लौटना मुश्किल होगा। कि हरियाणा में कौन कौन सी जातियां ओबीसी में आती हैं जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ओबीसी का बनाए जाने से कांग्रेस की तरफ मुड़ सकती हैं, उनमें गुर्जर, सैनी, नाई, लोहार, धीमर, तेली, धोबी, कुम्हार, काछी, गडरिया, ये ऐसी जाति और भी बहुत सारी जातियां हैं जो कांग्रेस से जुड़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए जो कांग्रेस हाईकमान ने ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस का, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। राव नरेंद्र सिंह के पक्ष में जो बातें जाती हैं वो ये है कि उनके हुड्डा जी से भी मधुर संबंध है, कुमारी शैलजा से भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। यानी जो भी हुड्डा विरोधी गुट है, उन सभी नेताओं से उनके मधुर संबंध है। और ऐसा कांग्रेस हाईकमान मान रहा है कि राव नरेंद्र सिंह हरियाणा की 36 बिरादरियों को साथ लेकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करने में सक्षम होंगे और गुटबाजी से कांग्रेस को हरियाणा में उबार पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मुद्दा कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के बाद एक ओबीसी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। और आप ये तो जानते ही हैं कि आप कभी ये सोचें कि भाई दलित को हटाकर एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि सब जानते हैं कि कुमारी शैलजा पर कांग्रेस हाईकमान का वर्द हस्त है। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि यदि कुमारी शैलजा हरियाणा की कभी सीएम नहीं बन पाए तो आने वाले समय में जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कुमारी शैलजा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा पद सौंपा जाएगा। क्योंकि आज भी उनकी बहुत उम्र कम है और 15-20 साल उनकी राजनीति के अभी बाकी हैं। तो उस लिहाज से कुमारी शैलजा के समर्थक और एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी मुझे बताया कि कुमारी शैलजा
कांग्रेस हाईकमान के हमेशा गुड बुक में रही हैं। इसलिए जब कांग्रेस का वक्त आएगा तो कुमारी शैलजा केंद्र में बड़ी मंत्री तो बन ही सकती हैं, लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष भी बन सकती हैं, उपराष्ट्रपति बन सकती हैं। यहाँ तक कि कुमारी शैलजा को यदि माहौल अनुकूल हुआ तो देश की राष्ट्रपति भी कांग्रेस की तरफ से बनाया जा सकता है। इसलिए जो लगभग 20-22% हरियाणा में दलित समुदाय बताया जाता है, तो वो भी कांग्रेस से नहीं छिटकेगा और कांग्रेस के हक में इन दो नियुक्तियों से एक अच्छा माहौल बनने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना ये है कि राव नरेंद्र सिंह किस तरीके से अपनी गोटियां फिट करते हैं और पूरे हरियाणा का दौरा करके पूरे 36 बिरादरी में अपनी पैठ बनाते हैं और कांग्रेस से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस तरीके से कांग्रेस हाईकमान ने किया है, क्या इसके फल मीठे निकलेंगे, इनका बेहतर रिजल्ट निकलेगा। उम्मीद तो यही की जाती है। दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।